तो भैया छोटे छोटे टॉपिकों में हमारा एक और छोटा टॉपिक आ गया एक तरीके से, वो है हमारा स्लीप एपनिया। पहली बात तो एपनिया का मतलब होता है एक तरीके से सांस नहीं ले रहा। सांस नहीं लेने का मतलब है मैं सांस लो मैं सांस नहीं ले रहा, सांस नहीं कि मेरा एपनिया में चला गया। सांस नहीं लेने का मतलब ये है कि हकीकत में आपने नॉर्मल ब्रीथ, जैसे मैं फोर्सफुल करके तो मैं 10 सेकंड तक का भी 1 मिनट तक रुक सकता हूँ, लेकिन आदमी नॉर्मल भी सांस ले रहा है उसमें भी वो 10 सेकंड तक सांस नहीं ले रहा है। मिनिमम ड्यूरेशन है, होने को तो ज़्यादा ड्यूरेशन भी आता है। 10 सेकंड तक यदि सांस नहीं ले रहा है तो उसे हम स्लीप एपनिया में कर देते हैं। स्लीप के टाइप पे एक तरीके से उस समय तो वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं रहता, जो एक तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर ही कंट्रोल करते हैं एक तरीके से ब्रीथिंग एक्टिविटी को। तो वो एक तरीके 10 सेकंड से बड़ा एक तरीके से एपनिया आ गया, जिसके कारण क्या आदमी नींद से उठ गया, कोई सिंपल होता है हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिस कारण क्या आदमी नींद से उठ गया हकीकत में बार बार उठ रहा है, तो उससे क्या है कि तरीके उसको हम स्लीप एपनिया में कंसिडर करेंगे। या हाइपो एपनिया में भी बात करके चले तो इस तरीके से उसमें यही चीज़ में कम से कम 30% से ज़्यादा डिग्री आ जाना चाहिए एक तरीके से, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, तब हम उसको कहेंगे एक तरीके से स्लीप एपनिया। यानी कि एक तरीके से वो रात में सो नहीं पा रहा था, इस तरीके से वो दिन का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा जाग रहा है एक तरीके से, और मतलब एक तरीके से जब भी सो रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा खर्राटे मार रहा है एक तरीके से। ये एक तरीके से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहती है उसकी। इसमें बात करते हैं तो मेन जो उसमें जो पूछना जाता है एपनिया में कि एक तरीके से यदि रेस्पिरेटरी इफेक्ट तो प्रेजेंट है, मान के चले आदमी एक तरीके से कैसे ना कैसे करके एफर्ट मार रहा है रेस्पिरेशन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन के खिलाफ, तब हम उसको एक तरीके से कंसिडर करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना चाहिए तीनों डिजीज का, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया और ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। तीनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तीनों में जो प्रेजेंटेशन होती है केस की वो सेम मिलती है। कैसे मिलती है, इस तरीके से आपको थोड़ा ओबीस आदमी मिलेगा, BMI 30 से ज़्यादा हो, मेल मिलेगा जहाँ तक है, एज वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इस तरीके से जो नेक के आसपास का जो मांस होता है, इस तरीके से जो रीजन है जहाँ पे इस तरीके से सांस ले रहा है तो इसकी ज़रूरत है, उसके आसपास का फैट आपको अच्छा खासा एक्यूमुलेट मिलेगा, जिसके कारण क्या है कि हमारा है कि उसको आदमी को सांस लेना आसान नहीं होगा। इस तरीके से ये ज़्यादा यदि सिंपल सी बात है ज़्यादा मोटा हो गया ये एरिया इस तरीके से ट्रेकिया के आसपास का, तो एक तरीके से उसका ऑब्स्ट्रक्शन भी तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता है ना। जैसे उदाहरण के लिए जितना ज़्यादा मोटा आदमी है उसको उतना ज़्यादा गला घोट के मारना उतना आसान है ना। हमें हिंट नहीं दे रहा है, लेकिन ये कि उसको गला घोट के मारना उतना आसान होगा। तो ये तरीके से उसको जो स्लीप के लिए जो एक्टिविटी चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हकीकत में इतना बड़ा शरीर है उसका, तो भाई हर किसी शरीर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इस तरीके से जैसे मैं हूँ तो मैं ज़्यादा लंबे समय तक सांस नहीं कर सकता, लेकिन आप में से काफ़ी पतले होंगे वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, सांस रोक सकते हैं। हालांकि लंग कैपेसिटी भी का भी रोल रहता है, लेकिन ये कि वो सांस रोक सकते हैं क्योंकि एक तरीके से उनको बॉडी को उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मोटे आदमी तो एक तरीके से बॉडी में रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, ऊपर से क्या रास्ता भी नैरो हो गया एक तरीके से, फैट एक्यूमुलेशन इतना हो गया, तो इसलिए कंटिन्यूस रेस्पिरेशन जो होता है एक तरीके से वो जरूरी होता है। जैसे मेरी भी सांस फूल जाती है काफ़ी बार, तो ये चीज़ तो इसलिए कंटिन्यूस रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये आता है कि मोटे आदमी जो है ओबीस आदमी उसमें काफ़ी बार एक कॉमन प्रेजेंटेशन मिलेगी, चाहे कोई सा भी पूछे, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया तो नहीं है कि वो सेंट्रल डिजीज है, लेकिन उसमें भी एक तरीके से मोटा होने वाली काफ़ी प्रेजेंटेशन होती है। उसके अलावा ये चीज़ होती है। उसके अलावा होता है काफ़ी कॉमन हो सकता है उसमें हाइपरटेंशन मिलना भी काफ़ी कॉमन होता है। ये कैसे प्रेजेंट करता है, तो डे टाइम स्लीपीनेस होती है, स्नोरिंग वगैरह करता है, तो खर्राटे मारने का काम होता है उसका, और इस तरीके से बार बार स्लीप स्लीप जो जब भी सो रहा होता है बार बार उसकी नींद खुल जाती है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाता है इस तरीके से नाइट टाइम पे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ गया। अब हम एक तरीके से इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, पहली बात ये पता करेंगे। तो हमने क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन बता दें एक तरीके से कि खराटे मार रहा है, एपनिया के एफसी उड़ा रहे हैं, इस तरीके ये चीज़ डे टाइम में ज़्यादा हो रहा है। इसको जो डायग्नोसिस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम पॉलीसोमनोग्राफी। ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी भी कहते हैं एक तरीके से इसको एक तरीके से। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक तरीके से 4-5 चीज़ें होती है। पॉली का मतलब 5 मान लेते, पी से 5 मान लीजिए, तो 5 स्टडी करते हैं एक तरीके से, EEG, EOG, ECG, EMG और एक तरीके से SpO2।
तो अब सिंपल सी बात है, SpO2 का तो सिंपल सी बात है हाइपोक्सिया पता लगाने में रोल है इस तरीके से। बाकी का क्या रोल है, तो EEG का क्या रोल है पता चलेगा इस तरीके से। मैं बता चुका हूँ, लेक्चर ले चुका हूँ। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, हम ब्रेन की एक्टिविटी पता करते हैं इस तरीके से। उससे स्लीप की कंडीशन पता लग जाती है, कौन सी स्लीप की कौन सी कंडीशन, क्योंकि ज़्यादातर ये एपिसोड है इस तरीके से REM स्लीप में मिलते हैं। REM स्लीप में कम मिलते हुए इस तरीके से उसमें मसल की टोन जो होती है वो सबसे कम होती है, तो मसल को सप्लाई कम होती है। अब वो काफ़ी बार हो सकता है क्योंकि इससे बस बात है, जो हम स्लीप कर रहा है आदमी, तो अगर स्लीप ब्रीथिंग मसल को तो सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए ना, लेकिन काफ़ी बार होता है कि REM स्लीप में इतनी ज़्यादा मसल का टोन का वीकनेस हो जाती है कि तरीके से उसको जो ब्रीथिंग मसल है उनको भी सप्लाई नहीं मिले। वही तो डायफ्राम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ है। काफ़ी बार जो मोटे आदमी होते हैं उनको स्लीप के लिए एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि तो रास्ता नैरो है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इस तरीके से उसमें एक्सेसरी मसल जो होती हैं वो भी काम करती है। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि एक्सेसरी मसल को भी कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए रहे होती है। अब एक्सेसरी मसल की सप्लाई तो वो सेंट्रल सेगमेंट से होगी, जैसे फेनिक नर्व की सप्लाई तो इस तरीके से उससे हो जाती है। मतलब अब ठीक है, इसमें इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें तो थोड़ा सा इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ब्रीथिंग एफर्ट की, जो मोटे आदमी होते हैं। तो ये चीज़ है, तो उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, EEG स्टडी करते हैं, जैसे CB स्टडी करना है, ECG स्टडी करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम हार्ट की स्थिति भी देखना चाह रहे हैं। EOG करते हैं क्योंकि ऑक्यूलर मूवमेंट हम देखना चाह रहे हैं। तो EMG करना है इस तरीके से चिन की जो मसल है इस तरीके से उसका कॉन्ट्रेक्शन देखने होती है। EMG का कुछ खास रोल नहीं है, और SpO2 का तो रोल है ही है। आप समझ गए, ठीक है। अब इसको क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कि डेफिनेशन कैसे देगी, तो उसमें सिम्टम आपको दिख रहे हैं चल रहे हैं, तो कि डे टाइम स्लीपिंग है, और इसके कम से कम 5 एपिसोड आने चाहिए। और मान के चलिए आपको सिम्टम नहीं दिख रहे, तो इस तरीके से स्लीप एपनिया वाले जो है इस तरीके से उसको 5-15 एपिसोड आने चाहिए, तब हम उसको क्या करते हैं इस तरीके से हम डेफिनेशन में डायग्नोस कर देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। ये इसमें जो मतलब कारण मैंने बताया, तो ऑस्ट्रेलिया स्लीप एपनिया का जब से जो भी आप कारण पूछे, तो मेन जो ओबेसिटी तो क्या दोनों में रूल रहता है। आपको कारण फिक्स पूछे तो ये बात करें, तो फेरेंजियल जो होती है और होता है, उसमें एक्सेसिव टिश्यू होता है, उसके कारण एक तरीके से रास्ता कम हो जाता है, और वो स्लीप एपनिया आपको डेवलप हो जाता है, यदि आपके कई पार्ट का कारण पूछ रहे हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत करें, तो ट्रीटमेंट में जब इसका कारण मेन ओबेसिटी है, तो सिर्फ वेट लॉस से बढ़िया ट्रीटमेंट रहेगा ना, कोई और चीज़ों के पास तो कहा जाए तो वेट लॉस एक सबसे बड़ा कारण होता है, बढ़िया कारण होता है तरीके से ट्रीटमेंट में। बाकी इस तरीके से आदमी जैसे मोटे नहीं भी होते, इस तरीके से किसी प्रकार से ऑप्शन मान के चले एडिनोइड आ गया इस तरीके से, या फिर मान के चले ओवरग्रोथ होगी टिश्यू की इस तरीके से, तो वो भी एक तरीके से कारण बन जाते हैं ना हकीकत में। तो वो उस चीज़ को ट्रीटमेंट करना जरूरी है, एडिनोइड हो रखा तो एडिनोइड निकालना जरूरी है हकीकत में। ये यदि आपसे कोई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है इसके तरीके से इसका CPAP पे क्या करते हैं इस तरीके से, CPAP में जो होता है हमारा, तो CPAP होता है इस तरीके CPAP लगाते हैं तरीके से ब्रीथिंग के लिए, लगाते हैं, कैसे को सही वेले पे रखा है इस तरीके से। इसमें क्या है यार, ये याद रखनी है एक तरीके से, यदि 15 से ज़्यादा एपिसोड हो रखे हो तो आप कभी भी लगा सकते हैं, फिर और तो कोमॉर्बिडिटी देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके 5 से लेकर 14 तक के हैं एपिसोड, तब हम क्या करते हैं इस तरीके से उसको क्या है हाइपरटेंशन वगैरह देखते हैं, या फिर और जो इधर कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह हो, क्योंकि इस तरीके से इसमें क्या है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा है, मान के चले एपनिया के सपोर्ट उतने भी नहीं आ रहे, लेकिन हमें इस तरीके से अच्छी ब्रीथिंग चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन में भी बाकी निकाले तो हार्ट फेलियर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम रह सकती है ना हार्ट को। तो ये चीज़ें तो हम क्या चाहते हैं कि जो हार्ट को लेकर हाइपोक्सिया जो है वो और ऑर्गन में भले ही दी जाए, लेकिन हार्ट में कुछ भी 1% में लक्षण होते हैं हाइपोक्सिया के नहीं दिखने चाहिए, तो इसलिए हम उसका इंश्योर करते हैं। EEG भी करने का हमारा मेन उद्देश्य होता है, ECG करने का, कि तरीके से हार्ट पे कोई हाइपोक्सिया का लक्षण हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये चीज़ है। अब मान के चले उसमें सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है, सेंट्रल स्लीप एपनिया में बात करें तो ये सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन रहेगी कि इसमें आदमी पतला हो सकता है। बाकी जो दो देशों में जैसे ओबेसिटी हाइपोपेसिनेशन में तो ओबेसिटी आ गया फैक्टर, तो उसमें तो इसमें मिलेगा, इसमें इस तरीके आदमी वो मिल सकता है, पतला भी मिल सकता है। और क्या चीज़ हो सकती है तरीके से, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी तरीके, तो उसमें हेलोजन ले रखी होंगी, ओपियोड से लगा रखी होंगी, CNS इंजरी हो रखी होगी इसकी। तो ये चीज़ें काइमस्टोक ब्रीदिंग जो होती है बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन। काइमस्टोक ब्रीदिंग किसके कारण होती है, इसके 2 कॉज होते हैं, मैंने एक तरीके फिजियोलॉजी में मैं पढ़ाया था,
इसको तो मैंने डिस्कस किया था, तो हार्ट फेलियर होता है, ये तो फिजियोलॉजी में डिस्कस किया था, तो फिजियोलॉजिकल तो हो सकती है। उसके अलावा पैथोलॉजिकल कारण जो दिए जाते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर बताया था मैं इस तरीके से कि जो ऑक्सीजन का लेवल चेंज है, इस तरीके से ब्रेन में पहुंचने में बहुत टाइम लग गया, या फिर इस तरीके से जो ब्रेन है उसकी फंक्शनलिटी में कमी है। नहीं, जो इस तरीके से कारण दिया था वो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, ये तो वो ज़्यादा जेन्युइन कारण होता है मेरे पास ना जी। तो ये ट्रीटमेंट के नाम पे एक तरीके से वो किया जाता है, इस तरीके से फ्रेनिक नर्व पियर्सिंग कर देते हैं। बाकी एक तरीके से पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव एयर प्रेशर ज़्यादा सही आंसर जाना चाहिए इसका। ये सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम के लिए एक और चीज़ हम कहे थे हैं, उस समय याद कही थी मैंने, याद हो तो उसके लिए कहा जाता है ऑनलाइन कर्स। ऑनलाइन कर्स क्या था कि इस तरीके से उसमें आपने जो रेस्पिरेटरी स्टैंडर्ड थे ऊपर के काट दिए, तो ऊपर के यदि आपने काट दिए तो उसमें क्या होगा कि इस तरीके से आदमी जब सोच रहेगा सांस लेने की तभी वो सोच सकता है, और ऐसे में आदमी सो तो पाएगा नहीं ना। तो ये चीज़ है, तो ये एक तरीके ऑनलाइन कर्स भी कुछ हद तक काउंट किया जाता है, इस तरीके से लिखा हुआ तो मैंने मेंशन कर दिया उसको। वैसे तो मेरे हिसाब से वो रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए याद रखें ऑनलाइन कर्स को। लास्ट में आते हैं हमारे ओबेसिटी हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम। तो पहले तो ओबेसिटी में नहीं, इसमें ये जैसे फिर इसका ऑल्सो बोल देते हैं पिकवेन सिंड्रोम, पिकवेन सिंड्रोम कहते हैं, नाम देखना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। हाँ, इसे पिकवीकियन सिंड्रोम कहते हैं किसको, हमारे ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम को। तो इसमें क्या होगा, ओबेसिटी मिलेगी। ओबेसिटी के कारण क्या होगा, एक तरीके से आदमियों को सांस नहीं ले पाए, जिसके कारण क्या होगा, जैसे PCO2 का जो लेवल है आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। PCO2 का मतलब है एक तरीके से pH जो है आपको एसिडिक मिलेगा। एक तरीके से मेटाबॉलिक चेंज जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मेन चीज़ उसमें ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी टॉपिक खत्म हुआ, छोटी छोटी टॉपिक है, करते चलेंगे।